ईरान और अमेरिका ये दोनों ही आज परेशान हैं इस जंग से। ना तो ईरान को समझ में आ रहा है कि अब वो आगे क्या करे, और ना तो अमेरिका को समझ में आ रहा है कि वो अब अपनी युद्ध नीति कैसी बनाए। इसका सबसे बड़ा कारण न तो अमेरिका ईरान को समझ पाया, न तो ईरान अमेरिका को समझ पाया। और आज हालात ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी न तो ईरान पीछे हट सकता है, न तो अमेरिका पीछे हट सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिका का इस युद्ध में डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अमेरिका आया ही है इजराइल को बचाने के लिए, और जैसा कि अमेरिका के एक विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अगर इजराइल का प्रेशर नहीं होता तो अमेरिका इस जंग में नहीं कूदता। सच्चाई भी है इस बात में। लेकिन आखिर अमेरिका मजबूर क्यों हो जाता है? हर बार इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका पूरी जी जान से क्यों लग जाता है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों यहूदियों की लॉबी है, जो अमेरिका में काफी हावी है। उदाहरण के तौर पर मैं एक नाम लेना चाहूंगा, शायद आप इस नाम को जानते भी होंगे, लैरी फिंक। दोस्तों, लैरी फिंक वो इंसान है जो अमेरिका के एसेट्स मैनेजमेंट में बहुत बड़ा एक रोल निभाते हैं, और देखा जाए तो लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर का वो एसेट्स मैनेजमेंट करते हैं। उनकी एक कंपनी है ब्लैक रॉक, जो 14 ट्रिलियन डॉलर का एसेट्स मैनेजमेंट करती है, और इतना बड़ा एसेट्स मैनेजमेंट वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नहीं करती है। एसेट्स मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी आपके देश के एसेट्स को मैनेज करती है तो उस कंडीशन में मजबूरन उसके हिसाब से आपको फैसले कहीं ना कहीं लेने पड़ जाते हैं। अब आप इसे स्वेच्छा से ले या फिर दबाव में ले, लेकिन लेने पड़ते हैं। इसी तरीके से ईरान की भी कुछ कहानी ऐसी है कि ईरान न चाहते हुए भी इस युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि ईरान जिसको सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को, हमास को या फिर हुतियों को, वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन इजराइल में होने वाले धमाके या फिर इजराइल में होने वाले इन्फिल्ट्रेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। इजराइल को यह लगता है कि ये सब कुछ ईरान करवा रहा है, और ईरान की मदद से ही ये सारी चीजें होती हैं इजराइल में या मिडिल ईस्ट में। अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो इजराइल को लगता है कि ये सारी चीज़ जो मिडिल ईस्ट में हो रही हैं वो ईरान के कारण हो रही हैं, और इसके पीछे ईरान का स्पॉन्सरशिप है और उसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए वो इजराइल ईरान को खत्म करना चाहता है और एक अपना पावर बैलेंस करना चाहता है। पर साथ में ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी भी काफ़ी पुरानी रही है। वो यूं कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाना चाहता है, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाए। ईरान को काउंटर करने के लिए वो इजराइल की सहायता लेता है, और इजराइल भी ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका की सहायता लेता है। तो देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल को दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फिर भी आज जिस स्थिति में युद्ध पहुंच चुका है, बेनतीजा ईरान का भी बहुत नुकसान हो रहा है, और अमेरिका का भी बहुत नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका का ज़्यादा नुकसान है। उसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उसको ईरान तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। जैसे यूएई में या फिर सऊदी अरब में या कुवैत में, कतर में, जितने भी उसके बेसिस हैं, आर्मी बेस हैं, उन पे वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके कारण अमेरिका के सारे बेस बर्बाद होते चले जा रहे हैं। इसके उलट अगर हम देखें तो ईरान जो है वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। जिस तरीके से वो अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, उसने दुबई के ऊपर काफ़ी अटैक किया, और उसके बाद उसने धमकी भी दी है कि वो और ज़्यादा अटैक करेगा दुबई के ऊपर, जिसके कारण दुबई के में कई ऐसे फाइनेंशियल सेंटर हैं जिन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। जैसे आपके HSBC हो गए, सिटी फाइनेंशियल हो गए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गए, इन्होंने अपना सारा का सारा ऑपरेशन बंद कर दिया है। इस
सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक बात समझ में आ रही है वो ये कि युद्ध इतनी जल्दी तो ये खत्म होने नहीं जा रहा है, ये लंबा खींचेगा और ईरान चाहता भी है कि वो इस युद्ध को लंबा खींचे। कारण ये है दोस्तों कि ईरान के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि ईरान जो है इस युद्ध में अपने आप को बनाए रखने के लिए सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिका को जवाब देने के लिए उससे कहीं ज़्यादा महंगे उपकरण वाले हथियार जो है इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया है, जहां पे अमेरिका और ईरान दोनों ही फंसे पड़े हुए हैं। अगर ये अमेरिका की थोड़ी सी इसमें हम लोग चर्चा और कर ले तो ये मुझे समझ में आता है कि अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमले करने से पहले ये नहीं देखा कि उस ईरान के पास क्या क्या संसाधन है या फिर वो डिफेंस स्ट्रेटजी ईरान की क्या है। और साथ में जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था कि अमेरिका को और ख़ास तौर से अगर मैं ट्रम्प की बात करूं तो ट्रम्प को अमेरिका फर्स्ट से ज़्यादा दादागिरी करने का शौक है। अगर सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो उन्हें पूरे विश्व का चौधरी बनने का शौक है, या आप उन्हें कह सकते हैं कि पूरे विश्व का उन्हें दादा बनने का शौक है। वो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी उसको ड्राइव करके दूसरी जगह लेके चले आए, जिसके कारण अमेरिका की स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसके कारण जो ऊर्जा संकट पैदा होगा उस परिस्थिति में विश्व का क्या होगा। अच्छा, ईरान भी बहुत चालाकी से और बहुत होशियारी से उन रास्तों को बंद करके बैठा हुआ है जहां से पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रहा हूं, जिसको उसने बंद कर रखा है। हाँ, कभी कभार वो उस रास्ते को खोल देता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उसने 12 से 13 क्रूड ऑयल के जहाज अभी तक डुबो दिया है ईरान ने। तो ये अपने आप में जो है बहुत बड़ी एक घटना है कि क्रूड ऑयल के जो भी ऑयल वेसल हैं उनको ईरान ने डुबोया है। एक भारत की तरफ भी आ रहा था, उस पर भी उसने अटैक किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं ईरान जो है एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने जो अपने पड़ोसी देशों के साथ किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। ये सच्चाई है। अब बात आती इस पे आकर अटकती है कि अब क्या होगा। तो हाल फिलहाल में जैसा कि न्यूज़ मिल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है अपने रिजर्व से करोड़ों बैरल तेल रिलीज करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पक्की खबर है कि इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है वो जो एक रिजर्व बना के रखता है क्रूड ऑयल का, उसमें से वो करोड़ों बैरल तेल रिलीज करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत ज़्यादा न बढ़ सके और विश्व के सामने आर्थिक और ऊर्जा संकट ना खड़ा हो। इस तरह की वो इसमें लगा हुआ है, कंपनसेट करने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अमेरिका का ही प्रेशर होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज जितने भी इस तरह के जो एनर्जी हो या फाइनेंस जो भी हैं, इस तरह के एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ने अलाउ किया है, तब जाके ये चीज़ें सामने आई हैं। टेम्पररी तो राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो ना तो फिर ये अमेरिका के फेवर में होगा और ना तो फिर ये ईरान के फेवर में होगा। अमेरिका को इसमें कहीं ना कहीं दूसरे देशों को डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके कम से कम उनके साथ इस बात पर जरूर चर्चा करनी चाहिए थी कि ये जो युद्ध इतना लंबा चल रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। हालांकि पहली गलती जो मुझे लगती है वो ये कि अमेरिका इजराइल ने पहले दिन ही ईरान के टॉप लीडर को मार दिया, और जिसकी वजह से अब वहाँ पे अमेरिका किससे बात करे
ये उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है और ईरान भी बात करने के मूड में नहीं है। वो डू और डाई वाला अपना स्टेप ले चुका है। तो ये बहुत ही दोनों तरफ से अगर देखा जाए, अगर ईरान की तरफ से मैं बात करूं या फिर इजराइल की तरफ से और इजराइल अमेरिका की तरफ से देखा जाए, तो ये युद्ध पूरी तरीके से फंस चुका है। अब ईरान इसको लंबा खींचने के मूड में है और अमेरिका इसको जल्द जल्द ख़त्म करना चाहता है। बट अमेरिका को ये बात समझ में आ चुकी है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, वहाँ फौज उतारनी पड़ेगी। बिकॉज अमेरिका को जो एक उम्मीद थी, या इजराइल को भी ये उम्मीद थी कि ईरान की जनता सड़कों पे आएगी और अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में एक प्रोसेसन निकालेगी, वो नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा गवर्नेंस मेंटेन किया है IGRC वालों ने। ये जो IRGC हैं उन्होंने बहुत एक अच्छा मेंटेन किया है वहाँ पे अपना गवर्नेंस, जिसके कारण जो है ईरान जो है वो फेल नहीं किया और ईरान का जो पूरा गवर्निंग पॉलिसी वो फेल नहीं की और उन्होंने कंट्रोल किया है। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आगे जो स्थिति बनेगी उसमें कहीं ना कहीं एक मध्यस्थता होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। वैसे डोंट नो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कि कल कोई पलटवार कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मध्यस्थता होगी और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। बट अगर ये ईगो क्लैश करता है, ईरान का और अमेरिका का ईगो क्लैश करता है, तो उस कंडीशन में तो फिर ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं फिर वही बात हो जाएगी, या तो तुम रहोगे या तो फिर मैं रहूँगा। अगर ये वाली स्थिति बनती है तो फिर समस्या और बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं।